नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी कहानी का विकास के ऊपर। इसके पहले हमने निबंध पर बातचीत कर ली है, आलोचना पर बातचीत कर ली है, उपन्यास पर भी बातचीत कर ली है और ये सभी चर्चा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक के आधार पर हमने किया है और इस उद्देश्य से किया है कि आगामी जो भी शिक्षक भर्तियां होने वाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रवक्ता आधारित, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो लेक्चर महत्वपूर्ण साबित होंगे और साथ में इन विधाओं के विकास को लेकर जो भी अकादमिक दृष्टिकोण होना चाहिए वो आपके अंदर विकसित हो रहा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने निबंध पढ़ाते हुए टेबल बनाया हुआ था और आप देख रहे हैं कि कहानी का जस्ट उल्टा यानी निबंध का जस्ट उल्टा कहानी का विकास दिखाई पड़ रहा है। भारतेंदु युग में कहानी लिखने का प्रयास कुछ लोगों ने किया, लेकिन विधाओं का वहां पर कंफर्मेशन नहीं हो पाया कि ये कहानी है कि जीवनी है कि आत्मकथा है, क्या है। कुछ लिखने का प्रयास किया, लेकिन विशुद्ध तरीके से देखा जाए तो भारतेंदु युग से कहानी की शुरुआत नहीं होती है। आगे चलकर आप देख रहे हैं ग्राफ धीरे धीरे इसमें बढ़ रहा है, यानी कि कहानी लेखन ज्यादा मात्रा में होने लगी थी और द्विवेदी युग में जाकर सरस्वती पत्रिका के माध्यम से और तमाम समकालीन पत्रिकाओं के माध्यम से कहानियां लिखी जाने लगी। बहुत सारे कहानीकार जन्म लेने लगे। छायावाद में एक ग्राफ और आगे बढ़ता है, छायावादोत्तर में ग्राफ बढ़ता जाता है, स्वातंत्र्योत्तर यानी जब नई कहानी की शुरुआत होती है तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं कि और आगे ऊपर बढ़ता जा रहा है। और समकालीन हिंदी की बात करें, वर्तमान समय की बात करें तो ये कहानी अपना काफी विस्तार कर चुकी है और स्त्री, दलित, आदिवासी, ओबीसी विमर्शों के दायरे में बहुत सारी कहानियां लिखी जा रही हैं, जो कि उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सिर दर्द बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं ग्राफ के अनुसार आपको ध्यान में रखना है कि कहानी का अध्ययन करते समय और तैयारी के दृष्टिकोण से सही तरीके से कैसे पढ़ना चाहिए, ये ग्राफ आपको बहुत कुछ बता रहा होगा। हमारी कोशिश होती है कि व्यावहारिक तौर पर प्रैक्टिकल आधार पर आप सभी को बताया जाए कि जब भी आप मूल किताबों को खोलें तो किस खंड को किस तरीके से पढ़ना है और किस पे ज्यादा जोर देना है, उसी हिसाब से आप अध्ययन करें। तो आप देख रहे हैं कि भारतेंदु युग से लिखने की शुरुआत हल्की फुल्की होती है, लेकिन विधाओं का वहां पर स्पष्टीकरण नहीं होता है, इसलिए कहानी की शुरुआत विधिवत तरीके से द्विवेदी युग से मानी जाती है और ये ग्राफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर हम विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखें तो कहानी लेखन की जो शुरुआत होती है, प्रारंभिक दौर में काल्पनिक, उपदेशपरक, पौराणिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियां लिखी जा रही थी। फिर इसके बाद कहानी में मोड़ आता है। कहानी सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन को केंद्र में रखते हुए आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखी जाने लगी, जिसमें कि प्रेमचंद और उनके समकालीन कहानीकारों को आप याद रख सकते हैं। फिर कहानी मोड़ लेती है, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार उभर कर आते हैं, जिसमें जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे को आप रख सकते हैं, देवराज को भी शामिल कर सकते हैं। मार्क्सवादी कहानियां लिखी जाने लगी, जो कि वर्ग पर आधारित कहानियां थी। शोषक शोषित समाज को जो भी ध्यान में रखते हुए कहानियां लिखी जा रही थी। फिर बात आती है आजादी के बाद एक बार फिर से ग्राम बनाम अंचल और शहरी जीवन पर आधारित लिखी जाने वाली कहानियों में डिबेट प्रारंभ हो गया, जिसमें कि अंचल की जब भी बात की जाएगी तो फणीश्वरनाथ रेणु का नाम आएगा। हालांकि ग्राम कहानियों का एक लंबी उनकी परंपरा रही है, प्रेमचंद को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और आगे चलकर कहानी विमर्शों के घेरे में लिखी जाने लगी, जहां पर मैंने बताया आपको स्त्री, दलित और आदिवासी प्रमुख विमर्श रहे। प्रिय विद्यार्थियों, ये वो दौर है जब कहानी और उपन्यास में अंतर करना काफी मुश्किल हो गया था। आकार के हिसाब से बताया जा रहा था कि जो छोटा आकार है वो कहानी है और जो बड़ा आकार है वो उपन्यास है। शुरुआती दौर की कई रचनाओं को लेकर बहुत ही विवाद है, ये उपन्यास है कि कहानी। आलोचक फला रचना को कहानी मान रहे हैं तो खुद रचनाकार उसको कह रहा है कि ये उपन्यास है। तो ये भी डिस्कशन इस दौर में चला।
सारी चीजों पर हम बातचीत करेंगे। चलते हैं, विस्तार से हम देखते हैं और इस उम्मीद से कि आप आखिर तक साथ देंगे। बच्चन सिंह अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं, इस काल यानी द्विवेदी युग में कहानी का आरंभ होता है। सन 1900 से 1915 तक कहानी अपने पहले दौर में गुजर रही थी, जो हमने विषय वस्तु के आधार पर बताया। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप सभी को पूरा विश्वास हो गया होगा कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ाया था। इसीलिए पढ़ाया था कि जब आप दूसरा कोई इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे या फिर कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हवाला दिया जाता है, आधार दिया जाता है कि उन्होंने किस रचना या फिर रचनाकार के बारे में अपना क्या मूल विचार दिया हुआ है। बच्चन सिंह ने यहाँ पर क्लियर करते हुए लिखा कि किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है, तो आपका जवाब होगा इंदुमती। ये सभी प्रश्न काफी चर्चित हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आते रहे हैं, और पुराने विद्यार्थियों से यही उम्मीद की जा सकती है जो लंबे समय से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नंबरों से असफल हो जा रहे हैं, वो इन तथ्यों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि आएगा तो हम इसको कर लेंगे, ये धारणा अपने मन में आपको नहीं रखना। आगे लिखते हैं कि 1903 में रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय बंग महिला की दुलाई वाली प्रकाशित हुई। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को मानते हैं, उनकी कहानी भी इसी की श्रेणी में लगी हुई है। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में विस्तार से आप सभी को बता दिया है। यानी कि 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशित होती है, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। उन्हीं के परिचित बंग महिला, जिनका की वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष, उनकी एक कहानी प्रकाशित होती है जिसका नाम है दुलाई वाली। आपको याद आ गया होगा कि यूजीसी नेट के सिलेबस में इसको आपको पढ़ना है और हमने इस कहानी का पाठ वाचन किया है और व्याख्या भी की है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद कहानी आगे जारी रहती है। 1911 में जयशंकर प्रसाद की ग्राम और 1912 में जयशंकर प्रसाद की ही रसिया बालम कहानी का प्रकाशन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस जमाने में 2-3 पत्र पत्रिकाएं काफी महत्वपूर्ण थी, जिसमें सरस्वती और इंदु का काफी रोल रहा है। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी इंदु में छपी और सरस्वती में 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, मैंने लगभग 6 कहानियों के बारे में शुक्ल जी पर चर्चा करते हुए बताया हुआ था। और जो प्रैक्टिस सेट वस्तुनिष्ठ संकलन अभी बाजार में आने वाला है, उसमें भी आप देखेंगे कि आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कहानी के लेखन का जो सिलसिला है। 1911 में जयशंकर प्रसाद ग्राम नाम की कहानी लिखते हैं और एक कहानी सरस्वती में न छपकर उसी के समकालीन एक कहानी कहानी पत्रिका इंदु में छपती है। जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है रसिया बालम। प्रिय विद्यार्थियों, ग्राम कहानी आएगी तो आप तो तुरंत बता देंगे कि जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन चमत्कृत कर देने वाला जो शीर्षक यहाँ पर देख रहे हैं, रसिया बालम, कहीं न कहीं जो जयशंकर प्रसाद का इलाका रहा है, पूर्वांचल का इलाका रहा है, हम जहां से आप सभी से जुड़ रहे हैं, इसी के आसपास का इलाका रहा है जहां पर बालम शब्द काफी प्रचलित है। तो 1912 में उन्होंने रसिया बालम नाम से एक कहानी लिखी जयशंकर प्रसाद ने, इसको जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद कहानी के क्षेत्र में सन 1913 में एक घटना घटती है जिसमें की कहानी लिखी गई कानों में कंगना। ये भी कहानी आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसके कहानीकार हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। ये भी कहानी जिस पत्रिका में ग्राम कहानी छपती है, उसी पत्रिका में कानों में कंगना भी छपती है। प्राय सवाल पूछे जाते हैं, आपने ध्यान भी रखा होगा। कहानी लेखन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जिसको कहा जा सकता है कि सन 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी लिखा। इसी वर्ष प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी जिसका नाम था सौद। ध्यान रखना है आपको कि उसने कहा था कहानी के विकास में अपना काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है और कहा जाता है कि ये आधुनिक कहानी, कई आलोचकों ने इसको आधुनिक कहानी भी माना है, लेकिन इसका प्रकाशन होता है 1915। इस कहानी का भी हमने पाठ वाचन व्याख्या इत्यादि किया हुआ है। यूजीसी नेट
को पढ़ाते हुए आपको कोरिलेट करना है कि जब उसने कहा था कहानी लिखी जा रही थी, उसी समय प्रेमचंद, जिनको कि कथा सम्राट, कहानी सम्राट और कहानी का जब भी इतिहास पढ़ेंगे तो प्रेमचंद को केंद्र में रखते हुए कहानी को बांटा जाता है कि प्रेमचंद के पूर्व, प्रेमचंद के युग में, प्रेमचंद के बाद तमाम तरीके के विभाजन किए जाते हैं। ऐसे विभाजन को इतिहासकार सरलीकरण के दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है कि प्रेमचंद ने भी एक कहानी लिखी जिसका नाम है सौत। तो ये भी 1915 में प्रकाशित हुई, इसको भी ध्यान में रखिए। प्रेमचंद के लेखन की सिलसिला, उनका जो भी लगातार लेखन चल रहा था वो आगे 1916 में उन्होंने एक कहानी लिखी बड़े घर की बेटी। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, बहुत ही रुचिकर कहानी है जिसमें बड़े घर की बेटी का क्या रोल है वो बताया गया। आपको ध्यान में रखना है कि कहानीकार ने छोटे घर की बेटी शीर्षक नहीं दिया है। इसका मतलब है कि प्रेमचंद के दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि समझदार और संयुक्त परिवार को मिला जुला कर चलाने वाली जो लड़की होती है वो बड़े घर की ही होती है। उस कहानी में छोटे घर की भी एक स्त्री है, लेकिन उसको इंपॉर्टेंट वहां पर नहीं दिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या सही मायने में बड़े बड़े घर की बेटियां संयुक्त परिवार को चलाने में वर्तमान समय में प्रासंगिक है? ये कहानी कितनी सही है? हालांकि प्रेमचंद ने जब लिखा तो ये कहानी आदर्श के प्रतिमान में थी। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि सामाजिक राजनीतिक जीवन पर आधारित जो भी कहानियां लिखी जा रही थी, उस समय राष्ट्रीय चेतना पर आधारित भी कहानियां लिखी जा रही थी और वो आदर्शवाद और यथार्थवाद को जोड़कर लिखी जा रही थी, जिसके लिए प्रेमचंद ने एक नया शब्द दिया था, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अब सवाल उठाया जाता है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती के संबंध में कुछ लोगों का मत है कि यह किसी बंगला कहानी का अनुवाद है, यानी कि कॉपी की गई है, उसका एक तरीके से आधार है, मौलिक नहीं है। तो पहली कहानी को लेकर काफी डिबेट है। शुक्ल जी ने भी इस पर डिबेट किया है, अन्य इतिहासकारों ने भी किया है, बच्चन सिंह भी डिबेट करते हैं और उन्होंने भी जिस कहानी को पहली कहानी माना है वो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जब व्यक्ति कोई अपना विचार देता है तो पहले एक भूमिका बनाता है। बच्चन सिंह भी वही भूमिका बना रहे हैं, लिखते हैं कि गोस्वामी जी की ही कहानी। अब गोस्वामी जी लिखा है तो आप तुलसीदास नहीं ध्यान में रखेंगे, बल्कि किशोरी लाल गोस्वामी आपको ध्यान में रखना है। गोस्वामी जी की ही कहानी प्रणयिनी परिणय, जो कि 1887 में प्रकाशित होती है, पहली कहानी माना जा सकता है। यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही इसके तरफ संकेत किया था कि शुरुआती दौर में जो कहानियां लिखी जा रही थी उनके विधागत अंतर को स्पष्ट नहीं किया जा रहा था कि ये कहानी है कि उपन्यास है। खुद रचनाकार बोल रहा है कि ये मेरा उपन्यास है और आलोचक बोल रहे हैं कि ये कहानी है। तो गोस्वामी जी ने जो प्रणयिनी परिणय लिखा है, इसको आपको ध्यान में रखना है, उसको बच्चन सिंह पहली कहानी मानते हैं, जबकि उन्होंने क्लियर किया कि गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है। लेकिन परीक्षाओं में अगर सवाल पूछा जाता है बच्चन सिंह के हवाले से, उनके अनुसार, तो आप जरूर बताएंगे कि हिंदी की पहली कहानी बच्चन सिंह के अनुसार प्रणयिनी परिणय। ठीक है, इस पर उन्होंने जोर दिया। क्यों दिया है? कारण वो बताते हैं। एक ही केंद्रीय भावना की प्रधानता और कथनात्मकता के कारण इसे पहली कहानी माना जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि क्यों माना जा सकता है। जो इसकी केंद्रीय भावना है और जो भी इसका कंटेंट है उसके आधार पर माना जा सकता है कि ये हिंदी की पहली कहानी हो सकती है। तो बच्चन सिंह रामचंद्र शुक्ल से थोड़ा सा अंतर करने के लिए एक दूसरी कहानी को हिंदी का पहली कहानी मानते हैं। गोस्वामी जी ने तो इंदुमती को भी उपन्यास ही कहा है, यानी किशोरी लाल गोस्वामी। आप जानते हैं कि इन्होंने एक पत्रिका निकालने का प्रयास किया था जिसका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो जो भी इनके सामने रचना दिखाई पड़ती थी सबको ये उसी दायरे में रख देते थे, उसको उपन्यास बोल देते थे। एक यहाँ पर त्रुटि सुधार मैं करना चाहूंगा। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, इसमें एक सवाल आया था कि उपन्यास पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो उसमें शायद उत्तर मैंने गलत बता दिया था। क्योंकि एग्जाम हुआ था, तुरंत पेपर मिला था और हमने आप सभी को आंसर बताने का प्रयास किया था, तो थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी। तो अब आपको क्लियर करना है, क्योंकि आप इस एकेडमी से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब नहीं है कि एक दिन जुड़ गए तो आपके जीवन का वो आखिरी दिन हो गया। नहीं, आप प्रतिदिन जुड़ते रहिए, आपको सुधार दिखाई देगा। आगे इसी प्रसंग को बढ़ाते हुए बच्चन सिंह लिखते हैं कि कुछ लोग माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी, कई किताबों में आप देखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी,
टोकरी भर मिट्टी, यहाँ पर बच्चन सिंह लिख रहे हैं टोकरी भर मिट्टी 1901 को पहली कहानी कहते हैं कुछ आलोचक जो, पर तिथि को देखते हुए प्रणयिनी परिणय या इंदुमती ही पहली कहानी हो सकती है। बच्चन सिंह लाकर पाठकों को और खास तौर से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को फंसा दिए। अब वो पहले तो उन्होंने जोर दिया कि प्रणयिनी परिणय को माना जा सकता है, फिर उसी में बोल दिया कि इंदुमती पहली कहानी हो सकती, यानी कि शुक्ल जी को काटने में इनको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ रहा है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि प्रणयिनी परिणय पर ही उनका ज्यादा फोकस है। आगे लिखते हैं, इस काल की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी उसने कहा था है। इसमें रोमांटिक आदर्श अपनी पूरी रंगीनी में है। यह अपने परिपार्श्व यानी सेटिंग, चरित्र कल्पना, परिणति में रोमांटिक है। इसकी तकनीकी उपलब्धियां, नाटकीयता, स्थानिक रंग, सेटिंग, जीवंत वर्णन, फ्लैशबैक अभूतपूर्व है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी की खास विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, या फिर आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी की खास विशेषताएं बताइए। तो आप ज्यादा नहीं जानते हैं, अगर इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, इतना भी चीज अपने ध्यान में रखेंगे तो आपका उत्तर काफी अच्छा हो जाएगा। आप बताएंगे कि उसमें रोमांटिक आदर्श अपनी पूरी रंगीनी में है, उसकी सेटिंग, चरित्र कल्पना रोमांटिक परिदृश्य में, अगर टेक्निकल तकनीकी तौर पर देखा जाए तो इसमें नाटकीयता भी है, स्थानिक रंग भी है जिसको कि लोकल हम रंग कह सकते हैं, सेटिंग जीवंत वर्णन है, लगता है कि कहानी आपके सामने चल रही है, और फ्लैशबैक यानी कि जिसको हम वर्तमान में रहते हुए पीछे की बातों को याद करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लैशबैक। हम सभी अपने जीवन में पुरानी चीजों को याद करते हैं और कई बार उसमें खो जाते हैं। उसने कहा था शीर्षक यही है। आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी, हमने भी इसका पूरा वाचन किया हुआ है, व्याख्या की, आप देखिए। हिंदी कहानी के इतना विकसित हो जाने पर भी इसकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई है। बच्चन सिंह इस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कि वर्तमान समय में समकालीन दौर में इतनी कहानियां लिखी जा चुकी हैं कि छांटना मुश्किल हो जाता है कि कौन कहानी अच्छी है, कौन कहानी बहुत अच्छी है। लेकिन इसके बावजूद भी आज जो महत्व है उसने कहा था, उसके आसपास कोई भी कहानी नहीं फटकती है या फिर नहीं ठहरती है। तो आप जान रहे हैं कि उसने कहा था का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हिंदी कहानी के क्षेत्र में। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि सरस्वती के प्रकाशन के समय खड़ी बोली सामान्य बोलचाल और कामकाज की भाषा बन चुकी थी, पर अभी उसे व्याकरणिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। लिंग, वचन, विभक्ति और क्रिया रूपों में मनमाने प्रयोग हो रहे थे। द्विवेदी जी ने इसे एक व्यवस्था दी। भाषा को व्याकरणिक ढांचे में ढालने के साथ साथ उन्होंने स्वयं गद्य विधा को एक इतिवृत्तात्मक शैली भी दी। हमने इसके पहले भी निबंधकार के तौर पर महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका का क्या योगदान रहा उसके बारे में चर्चा की, और यही निकलकर सामने आया कि भाषा को व्याकरणिक ढांचा में ढालने का प्रयास महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। कई लोगों ने उसका विरोध भी किया उस जमाने में, आपने देखा निबंध वाले लेक्चर में आपने पूरा समझा होगा। इस युग में कहानियों को भी जीवन की नई समस्याओं से जोड़ने का प्रयास पहले पहल प्रेमचंद ने ही किया। आप ध्यान दीजिए कि जो प्रेमचंद का समय है, ऐसा माना जाता है कि 1901 के आसपास से लिखना शुरू किए थे, 1936 तक गए, और जो चरम इनका रहा है 1916 से लेकर 1936, यानी कि लगभग आप देखेंगे कि जो 20 साल रहे वो प्रेमचंद के जीवन के काफी महत्वपूर्ण साल रहे हैं। उन्हीं के वजहों से हम आज प्रेमचंद को जानते भी। तो प्रेमचंद जब लिख रहे थे तो उस जमाने में दो कालखंड थे, एक तो द्विवेदी युग और दूसरा छायावाद। अगर काव्यात्मक तरीके से आप देखें तो उस समय प्रेमचंद पहली बार आकर कहानी में जीवन की नई समस्याओं को जगह दी। ठीक है, जहां कहानी उपदेश परक, इतिवृत्त, प्रवृत्ति पर या फिर पौराणिक ऐतिहासिक आधार पर लिखी जा रही थी, उसमें कल्पना थी। तो प्रेमचंद ने पहली बार जीवन की नई समस्याओं को जोड़ा। उसमें उन्होंने स्त्री को रखा, दलित को रखा, स्वाधीनता मतलब कि देश को रखा, किसानों को रखा, बहुत लोगों को रखा।
उनके उपन्यासों सॉरी उनके उपन्यासों और कहानियों के विकास में एक समानांतरता मिलती है। यानी कि आप प्रेमचंद के उपन्यासों को देखेंगे, कहानियों को देखेंगे तो लगेगा कहानी मिलती जुलती है और समानांतर तौर पर चल रही है। दोनों ही विधाओं में वे आदर्श से यथार्थ की ओर अग्रसर हुए। प्रेमचंद की जो शुरुआती रचनाएं, चाहे वो कहानियां हो चाहे उपन्यास हो, पहले वो आदर्शवादी थे, बाद में यथार्थवाद की तरफ अग्रसर हुए। आदर्श का मतलब क्या है कि इसमें जो भी लेखक है वो अपने से कहानी को मोड़ देता है। जैसे बड़े घर की बेटी, वो आदर्शवादी कहानी। यथार्थ का मतलब है कि जो जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना, जैसे कफन कहानी। आप आदर्श और यथार्थ दोनों समझ गए। इसे उनकी यानी प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर से आखिरी कहानी कफन तक की यात्रा में देखा जा सकता है। यानी प्रेमचंद की कहानी यात्रा को अगर हम ध्यान में रखें तो उनकी यात्रा की शुरुआत होती है उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, बड़ी रोचक कहानी है। इसका प्रकाशन सन 1916 ईस्वी में, और प्रेमचंद की जो आखिरी कहानी है जिसका नाम है कफन, 1936 में प्रकाशित होती है। यानी कि 1916 से लेकर 1936 के बीच का जो दौर है वो पूरा कहानी के दृष्टिकोण से प्रेमचंद युग में रखा जा सकता है, जहां पर आदर्श से यथार्थ की तरफ प्रेमचंद जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। 1916 से लेकर 1920 तक के समय को उनकी कहानियों का उन्मेष काल माना जा सकता है। यानी कि जो शुरुआती दौर है, आप देख रहे हैं लगभग 4 साल के वर्षों को बच्चन सिंह ने उन्मेष काल कहा है। इससे आपको पता चलना चाहिए कि शुरुआती दौर में ही कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपना स्थान नहीं बनाता। मान लीजिए आप कोई दुकान खोलते हैं, आप चाहें कि 1 महीने में आप स्टार हो जाए तो नहीं हो पाएगा। आप कोई स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, या फिर लेखन के दुनिया में ही आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है। इन रचनाकारों से तो मैं यही सीखता हूं, आप लोग भी उम्मीद है कि जब आप तैयारी करने जाते हैं तो मैं 4 साल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 4 महीना तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा किसी भी तैयारी को लेकर। वो आपका उन्मेष काल हो सकता है, फिर धीरे 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 आपका उत्कर्ष काल आएगा। आगे लिखते हैं बच्चन सिंह कि उन्मेष काल की कौन कौन सी कहानियां हैं। पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, रानी सारंध्रा आदि इसी समय में लिखी गई। जैसा उनके उपन्यासों के प्रसंग में कहा गया है, उन्होंने बहुत समय तक पुराने आदर्शों को पुनः प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। प्रेमचंद शुरुआती दौर में जो ये उपन्यास लिख रहे थे वो आदर्शवाद से बंधे हुए थे और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उपन्यासों के मामले में ये कहा जा सकता है पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, रानी सारंधा, ये भी कहानियां प्रेमचंद की हैं और आदर्श से युक्त हैं। सवाल पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस सेट करने के लिए तो हम बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, सैकड़ों हजारों कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो फिर आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि जल्दी से मैं एग्जाम हॉल में जाऊं और शतक लगाकर आऊं। पंच परमेश्वर का मूल्यांकन करते हुए बच्चन सिंह लिखते हैं कि पंच परमेश्वर में ग्राम पंचायत के अपने आदर्श को ही उभारा गया है। नमक का दारोगा में नौकरी की ईमानदारी और बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठित की गई। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिए कि पंच परमेश्वर जिस तरीके से कहानी में जो आदर्श पेश किया गया है, आज उस तरीके के पंच परमेश्वर यानी जो मुखिया लोग हैं वो आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। बहुत ही अलग ढंग का आज का दौर चल रहा है, लेकिन प्रेमचंद ने उस कहानी के माध्यम से हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की है। उनका ज्यादा जोर होता था, आदर्श का मतलब ही होता है EHP यानी हृदय परिवर्तन। नमक का दारोगा जो कि KBS के दौरान भी आपने पढ़ा, NCERT में लगा हुआ है और तमाम पाठ्यक्रमों में आपने पढ़ा होगा, जिसमें नौकरी की ईमानदारी पर जोर दिया गया है। और बड़े घर की बेटी के बारे में हमने बतलाया कि संयुक्त परिवार की मर्यादा क्या हो सकती है, वो बड़े घर की बेटी ही जानती है। हो सकता है कि आज ये कहानी झूठी भी हो गई। ये कहानियां आदर्शात्मक, इतिवृत्तात्मक और घटना बहुल है।
किंतु प्रेमचंद की कहानियों के विकास का दूसरा चरण 1920 के बाद आरंभ होता है। विकास की यह स्थिति सन 1930 तक मानी जा सकती है। यानी शुरुआती 4 वर्ष उन्मेष का था, लेकिन उसके बाद का जो 10 वर्ष है, आप देख रहे हैं कि माना जा सकता है कि इस कहानी में प्रेमचंद के अंदर भी काफी, इस दौर में प्रेमचंद के अंदर काफी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इस दशक में यानी 10 सालों में जो भी उन्होंने कहानी लिखी, कहानियों को देखने से पता लगता है कि उनके रचनात्मक दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। अब आदर्श की नियमानुवर्तिता के चक्कर से उबर कर वे यथार्थ का साक्षात्कार करते हुए प्रतीत होते हैं। वे स्थूल इतिवृत्तात्मकता को पीछे छोड़कर संवेदना को छूते हुए नजर आते हैं। चरित्रों के चित्रण में मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मताओं का समावेश भी उनमें आ गया। नाटकीयता या व्यंग के पैनेपन के कारण उनमें जीवंतमयता और प्रभावान्विति की घनता आ गई। यानी कि प्रेमचंद भी एक तरीके से परिपक्व होते जा रहे थे कहानी लेखन के मामले में। अब इस दौर की जो कहानियां लिखी गई हैं, माता का हृदय, मैकू, शंखनाद, बूढ़ी काकी, आत्माराम, गरीब की हाय, दुर्गा का मंदिर, वज्रपात, सेवा मार्ग, आभूषण, शतरंज के खिलाड़ी, इस दौर की ये प्रमुख कहानियां रही हैं। और आप देख रहे हैं कि इन कहानियों को अपने दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है कि पूछ दे कि मैकू किसकी कहानी है, तो लगेगा कि प्रेमचंद की तो नहीं होगी। आत्माराम किसकी कहानी है? उसी समय लोग आत्माराम के जीव नाम से लिख रहे थे, ठीक है, बहुत सारी चीजें लिख रहे थे। अब बल्कि आत्माराम एक छद्म नाम से लिख रहे थे, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी, आभूषण। तो कहने का मतलब है यहाँ पर थोड़ा सा कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद में भी परिवर्तन आता है। उनकी कहानियों के विकास के तीसरे चरण में देखें तो सन 1930 से लेकर 1936 यानी 6 वर्ष का समय। इस दौर में नशा, मिस पद्मा, पूस की रात, कफन आदि कहानियां आती। तो अब आप ध्यान में रखेंगे कि जो पूस की रात है काफी फेमस कहानी, और कफन प्रेमचंद के अंतिम दौर की कहानी है, तीसरे चरण की। इन कहानियों में वे सामान्यतः यथार्थवादी हो गए। यानी कि आप देखेंगे कि प्रेमचंद शुरू के 4 वर्षों में आदर्शवादी, फिर इसके बाद 10 वर्षों में आदर्शमुख यथार्थवादी, और इसके बाद प्योर यथार्थवादी। यानी कि हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, उसके विचार बदलते हैं, उसके दृष्टिकोण बदलते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। अब इन दौरों में क्या हुआ, संवेदना की पकड़ और गहरी होती गई, मनोवैज्ञानिकता सूक्ष्मतर हो उठी। यानी कि किसी भी विषय पर कहानी लिखते हुए प्रेमचंद बड़ी संवेदना के साथ उसको प्रस्तुत करते हैं। अपने मनोविज्ञान का जो भी उनके पास ज्ञान है उसको भी शामिल करते हैं। इस समय के आखिर में आदर्श से उनका पूर्ण मोह भंग हो चुका था। पूस की रात में किसान जीवन से चिपके रहने का स्वप्न टूट जाता है। कहानी का नायक गोदान के गोबर की भांति मजदूरी की ओर बढ़ता है। आप देख रहे हैं कि जो पूस की रात कहानी है और गोदान में जो गोबर है और पूस की रात कहानी का जो नायक हल्कू, इनमें कुछ समानता दिखाई पड़ रही। अब ये लोग किसानी में उतना मन नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर मजदूरी की तरफ उनका पलायन हो रहा है। ये कहानियां आज भी प्रासंगिक प्रतीत होती हैं, चाहे वो पूस की रात कहानी हो चाहे गोदान हो। आजकल भी आप देखेंगे कि किसानों के पास जाएंगे, हम लोग भी किसान परिवार से ही जुड़े हुए हैं, लोग बोलते हैं कि खेती में जितना लगा रहे हैं उससे ज्यादा ही उसे कम मिल रहा है, जितना लगा रहे हैं उससे कम ही मिल रहा है, ज्यादा लागत लग रही है, कम उत्पादन हो पा रहा है। लोग दिल्ली मुंबई कहाँ जा रहे हैं कमाने के लिए, यानी कि मजदूरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग भी अपने अपने एरिया में देखते हैं। तो उस जमाने में प्रेमचंद जीवन की जो समस्याएं थी उनको भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। हिंदी कहानी में इस तरह की पहली बार घटना दिखाई पड़ती है। और कफन की बात करें तो बच्चन सिंह लिखते हैं कि कफन तो अत्याधुनिक कहानी है, कफन एकदम से अत्याधुनिक कहानी है। इसमें तो सभी पुराने संस्कार, धार्मिक रूढ़ियां, संवेदना का बना बनाया ढांचा टूटकर चकनाचूर हो जाता है। जिस मूल्यहीनता, अलगाव और आधुनिकता की आज चर्चा की जाती है, क्या वह कफन में नहीं है? सवाल उठा रहे हैं बच्चन सिंह। कैसेट ने कला की जिस अमानवीयता का उल्लेख किया है वह यहाँ पर भी है। तो इस कहानी को लेकर मुझे याद आता है कि हमने बीएचयू में भी पढ़ा अपने शिक्षकों से, और जेएनयू में भी पढ़ा, खासतौर से उसको
दलित दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयास किया और दलितों ने कफन कहानी का दलित साहित्यकारों ने, आलोचकों ने कफन कहानी का मूल्यांकन किस तरीके से किया है, तमाम इस पे आलेख हैं। और एक जमाना था कि जनसत्ता में एक श्रृंखला चल रही थी, एक बार कोई लिखता था तो उसके प्रति उत्तर में कोई लिखता था, फिर उत्तर में लिखता था। ये बात मैं सन 2010, 11, 12 के आसपास का बता रहा, ठीक है। जनसत्ता बहुत से लोग जानते होंगे, अच्छा अखबार था पहले, अब ना जाने उसका क्या है, अब हम नहीं पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो कफन को अत्याधुनिक कहानी बच्चन सिंह ने माना है, लेकिन इसमें एक जो सवाल उठता है वो अमानवीयता का। माधव घीसू को लेकर एक सवाल उठता है कि कितने अमानवीय थे कि बुधिया पछाड़ खा के चिल्ला रही थी और यातना झेल रही थी, लेकिन इन दोनों को अपने पेट की पूजा की सूध लगी हुई थी। मुझे याद आता है कि जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीए थर्ड ईयर का विद्यार्थी था तो कफन कहानी लगी थी। थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में, मुझे इतना अभी याद नहीं आ रहा है। एक हमारे प्रोफेसर आए थे, बुझे हुए अल्लाह पर उन्होंने 4 दिन क्लास लिया और इतना, मतलब वो मुख्य रूप से कवि हैं, लेकिन इतना वो संवेदना दिखा रहे थे, लग रहा था कि अभी रोड पर जाएंगे और माधव घीसू टाइप के दलित मिलेंगे तो वो अपना बहुत संपत्ति उनके नाम कर देंगे। कई बार हमने देखा है प्रोफेसरों के बीच कि वो आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बातें करते, उतने होते नहीं। पीएचडी के प्रवेश परीक्षाओं को लेकर, एडमिशनों को लेकर आप लोगों ने अच्छे से देखा हो, तो रहिए उतना ही, जो सच है उतना ही कहिए। तो ये चीज है, बुझा हुआ अलाव को लेकर उन्होंने 4 दिन क्लास लिया, समझ में ही नहीं आया कि क्या वो कहना चाहते हैं। खैर, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से खतरा भी उत्पन्न हो जाता है, अब कोई वैसे डर नहीं रहता। अब इसमें सवाल है कि पूंजीवादी व्यवस्था में गरीब तबके के मजदूर अपने उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों से अलग होकर अपने संबंधों और समाज से अलग हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनकी मानवीय संवेदनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, यहां पर बताया जा रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में गरीब तबके के मजदूर अपने उत्पादन और उत्पादन के साधनों से अलग होकर अपने संबंधों और समाज से भी अलग हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, उनकी जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। आप देखते होंगे अगर कोई एक बार मुंबई चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, फिर उसका लगाव उतना अपने सोसाइटी से नहीं रहता है, थोड़ा कट कट के रहता है, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी जुकाम हुआ है, खांसी आ रही है। घीसू और माधव ऐसे ही संवेदना शून्य पात्र हैं। हालांकि ये लोग भी मजदूरी करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो लोग बुलाते हैं कि आप चलिए, और ये लोग इतना है कि दूना तीना दाम मांगते हैं। अभी भी आप जाएंगे गांव में, मजदूर करना थोड़ा सा मुझे अखरता है, लेकिन आप मजदूरों को खोजेंगे तो बड़ा मुंह मांगी रकम वो मांगते हैं और उसमें बड़ा कमीशन इत्यादि भी चल रहा है। इस पे हो सकता है कि नए दृष्टिकोण से कहानी लिखी जा सकती है। जो लोग कफन में अस्वाभाविकता देखते हैं वे यथार्थ का अर्थ नहीं समझ पाते। कफन में अलगाव की स्थिति अनजाने और ऐतिहासिक मांग के फलस्वरूप आई है। मानसरोवर के 8 भागों में उनकी कहानियों का संग्रह, यानी कि मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है और कितने भागों में बटा हुआ है, 8 भागों में बटा हुआ है। और आप देखेंगे कि बाजार में प्रेमचंद के नाम पर हजारों संग्रह आपको दिख जाएंगे। कहीं कोई प्रतिनिधि निकालता है, कहीं कोई पाठचंद संपादन निकाल देता है, कभी कोई प्रेमचंद की चुनी हुई कहानियां इस तरीके से निकाल देता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मानसरोवर नाम ही इसका कुछ ऐसा है। आप जानते हैं मानसरोवर एक झील भी है जहां से कई नदियां निकली हुई हैं, तो कुछ उसी से प्रभावित होकर इस कहानी संग्रह का नाम रखा गया जो 8 भागों में विभाजित है। यह भी सवाल खूब पूछा जाता है। प्रेमचंद के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे कहानीकार उनके बाद आते हैं, जिसमें विशंबर शर्मा कौशिक, विशंबर नाथ जिज्जा, सुदर्शन, ज्वालादत्त शर्मा आदि प्रारंभिक लेखक प्रेमचंद के ढंग पर आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियां लिख रहे थे। उनकी कहानियां घटना प्रधान और इतिवृत्तात्मक थी। जितने भी प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार थे, जो भी कहानियां लिख रहे थे वो ज्यादातर घटना प्रधान थी और इतिवृत्तात्मक थी। इतिवृत्तात्मक आप देखते हैं कि द्विवेदी युग की एक खास प्रवृत्ति रही है, लेकिन कहानियों में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। भाषा के स्तर पर भी उनमें सपाटता और साफ गोई। कई बार सपाट बयानी को ही
इतिवृत्तात्मक भी कहा जाता है। अब हम उनके समकालीन जो भी कहानीकार रहे उनके कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। कौशिक के कहानी संग्रह हैं चित्रशाला, मणिमाला, कल्लोल। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कल्लोल किसका कहानी संग्रह है, मणिमाला किसकी है, चित्रशाला किसकी, क्योंकि कई बार प्रेमचंद से मिलता जुलता इन लोगों का भी शीर्षक होता है। जिज्जा की कहानियों का संग्रह घूंघट वाली नाम से प्रकाशित हुआ है। उन्हीं के समय थे सुदर्शन। सुदर्शन जो थे इनका कुछ वास्तविक नाम अलग है। आप सभी से मैं होमवर्क के तौर पर कमेंट लेना चाहूंगा इस सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या रहा। ठीक है, कहानी बड़ी फेमस रही है उनकी, हार की जीत। इसी तरीके से सुधा, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्फ मंजरी, सुप्रभात आदि पुस्तकों में सुदर्शन की कहानियां संग्रहित हैं। जिस समय प्रेमचंद आदर्शमुखी कहानियां लिख रहे थे उसी समय बहुत से कहानीकार स्वच्छंदतावादी या रोमांटिक कहानियों का सृजन कर रहे थे, यानी कि जो प्रवृत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे समानांतर तरीके से चल रही थी। प्रसाद, जैनेन्द्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, निराला, सियाराम शरण गुप्त, हृदयेश तो मुख्य रोमांटिक कहानीकार हैं ही। आपको ध्यान देना कि प्रसाद किस तरह के कहानीकार हैं, रोमांटिक हैं। जैनेन्द्र और जितने भी नाम लिए हमने रोमांटिक कहानीकार। शेष वे लोग भी जिन्हें प्रेमचंद संस्थान का कहानीकार कहा जाता है वे भी रोमांटिक ही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे चलकर कहानी को दो संस्थानों में बांट दिया गया। एक तो प्रेमचंद का संस्थान था, दूसरा संस्थान प्रसाद का। प्रेमचंद जहां सामाजिक परिदृश्यों को आधार बनाते थे, वहीं प्रसाद ऐतिहासिक चेतना पर आधारित कहानियां लिख रहे थे। न सिर्फ कहानियां लिख रहे थे बल्कि नाटक में भी बड़ा योगदान दे रहे थे। अच्छा, हम जितने लोगों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं वो सभी आप देखेंगे कि एक से अधिक विधाओं में लिख रहे थे। आज अगर कोई एक पुस्तक लिख देता है तो 4 गांव हल्ला करता है, लेकिन ये लोग तो न जाने क्या मतलब किस एनर्जी के साथ लिख रहे थे, कौन इनको प्रेरणा दे रहा था, कई विधाओं में लिख रहे थे। इनसे सीखने की जरूरत है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुर सेन शास्त्री, विनोद शंकर व्यास आदि की कहानियां मूलतः रोमांटिक ही। आश्चर्य तब होता है जब चंद्रधर शर्मा गुलेरी को शोध ग्रंथों तक में प्रेमचंद संस्थान का कहानीकार घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर बच्चन सिंह इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रेमचंद संस्थान से ही जुड़े, बल्कि रोमांटिक कहानियां भी लिखते हैं। संस्थानवादी आलोचक कहानीकार गुलेरी को प्रेमचंद संस्थान का मानते हैं तो निबंधकार गुलेरी को व्यक्ति व्यंजक निबंधकार कहते हैं। तो कहीं न कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इत्यादि पर वो कटाक्ष कर रहे हैं, या फिर उस समय जो भी संस्थानों में खासतौर से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कुछ इस तरीके से जुड़ा रहा है जहां से कई आलोचक पैदा हुए और उनकी कहानियां हुई। और बच्चन सिंह का भी जो इलाका रहा है उसी से जुड़ा रहा है, तो इन लोगों की आपस में बैठक भी होती थी। कहीं न कहीं इनके इतिहास दृष्टि में और आलोचना दृष्टि में जो परिवेश का प्रभाव है वो दिखाई पड़ रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा इतिहास दृष्टि का अभाव इसी प्रकार का अंतर्विरोध पैदा करता है कि कहानी के मामले में किसी व्यक्ति को कुछ माना जा रहा है और निबंधकार के तौर पर कुछ माना जा रहा है। गुलेरी जी जो निबंधों में थे वही कहानी में भी थे, यानी वे रोमांटिक कहानीकार थे। एकदम साफ साफ बात यहाँ पर बच्चन सिंह ने कहा कि अगर गुलेरी जी को माना जाए तो वो मुख्यतः रोमांटिक कहानीकार थे। उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का परिवेश, स्थानीय रंग, चारित्रिक आदर्श, प्रेम के लिए सब कुछ उत्सर्ग कर देने का उत्साह आदि स्वच्छंदतावाद के मेल में है। यानी कि आप देखेंगे एक चीज कविता के हिसाब से, तो जब ये इस कहानी को गुलेरी जी ने लिखा तो उस समय कहानी में द्विवेदी युग तो चल रहा था, उसके समानांतर एक युग और चल रहा था जिसका नाम है स्वच्छंदतावाद। आपको याद आ गया होगा। ऐसे ही जोड़कर पढ़ना है। चूंकि आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो आपको हम कई दृष्टि दे सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे कोरिलेट करना है। ये सभी चीजें आपको उस समय ज्यादा आनंद प्रदान करेंगे जब आप इंटरव्यू में जाएंगे और किसी से बातचीत करेंगे और आंख में आंख डालकर बातचीत करेंगे, तो सामने वाले को लगेगा कि बंदा का कोई अप्रोच तो नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई तो किया है। देखिए, सही चीज सब लोग जानते हैं। कई बार हमने एक्सपर्टों के मुंह से सुना है कि बेटा तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था, लेकिन मैं मजबूर था, कुलपति का मेरे ऊपर दबाव था, कुलपति पहले ही इस सीट को डिसाइड कर लिया था, इसलिए बेटा तुम्हारा नहीं कर पाया, आगे जरूर तुम फॉर्म भरते रहना,
करूंगा, मौका मिलेगा तो करूंगा। कई लोगों का इसी में हो भी जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल चीजें हैं वो सब लोग जानते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। एक्सपर्ट तो इंटरव्यू में आप देखते हैं ना कितनी प्रगतिशीलता के साथ बातचीत करते हैं, कितनी मधुर मधुर बात करते हैं, लेकिन बेचारे होते हैं, 4 बेचारे। एक रचना का नाम है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, और हमने कम्युनिटी सेक्शन में सवाल भी पूछा था कि उन 4 बेचारों में 4 बेचारे कौन-कौन हैं? उसमें एक्सपर्ट नहीं है, इतना है। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि गुलेरी जी की अमर कहानियां में उनकी 3 कहानियां संग्रहित हैं। उन्होंने कुल 3 ही कहानियां लिखी हैं। उनकी कीर्ति का आधार उसने कहा था ही है। यानी कि आप सब लोग जानते हैं कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने बहुत ज्यादा कहानी नहीं लिखी। जहां इन्होंने 3 कहानी लिखी, वहीं प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी। कितनी बड़ी बात है। तो गुलेरी जी भी उतना ही जाने जाते हैं, सिर्फ एक कहानी। हो सकता है कि डॉक्टर रजनीश वस्तुनिष्ठ संकलन हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत संकलन से काफी चर्चित हो जाए। कोई ज्यादा जरूरी नहीं कि हर किताब लिखा जाए, बीच बीच में अपनी बात भी जोड़ना पड़ता है। कॉन्फिडेंस के लिए आप भी जोड़ते रहिए कहीं ना कहीं। तो गुलेरी जी ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी, और उसमें जो उनकी कीर्ति का आधार था वो उसने कहा था। अब आप देखेंगे कि ये जो वाक्य है, ऐसा लग रहा है कि बच्चन सिंह ने हुबहू पद्मावत से उठा लिया है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत के बारे में जब लिखते हैं तो लिखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की कीर्ति का आधार उनका पद्मावत ही है। बच्चन सिंह शुक्ल जी से कितना प्रभावित हैं, ये चीज आप समझ पा रहे हैं। आगे वे लिखते हैं कि प्रसाद समग्रतः रोमांटिक कलाकार हैं। उनकी कहानियों में स्वच्छंदतावादी तत्व उसी सघनता में मिलते हैं जिस सघनता में उनके काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। यानी कि जो रोमांटिक व्यक्ति होता है, जो रोमांटिक व्यक्ति होता है वही कविता लिखता है, वही कहानी लिखता है, वही उपन्यास लिखता है, वही लोगों का प्रेम पत्र भी लिखता है। खुसड़ और जो उसको खुसड़ व्यक्ति नहीं ये सब करता है। तो प्रसाद जो थे वो रोमांटिक व्यक्ति थे। हम लोग तो कभी उनको देखे नहीं थे, लेकिन उनकी कविताओं से पता चलता है। कई बार रचनाकार की रचनाओं से पता चलता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा था। तो जो कहानियां वो लिखते थे उसमें कहीं कहीं काव्यात्मकता भी दिखाई पड़ जाती थी। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अपने को मूल स्वभाव से अलग नहीं कर पाता है। कहानी और कविता एक दूसरे से काफी निकट पड़ने वाली विधाएं हैं। कविता की तरह उनकी कहानियां भी प्रगीतात्मक है। प्रसाद के प्रगीतों की मुख्य विषय वस्तु प्रेम और सौंदर्य, इसीलिए प्रसाद को कई बार आपने परीक्षाओं में देखा होगा या फिर पढ़ते हुए कि प्रेम और सौंदर्य का लेखक किसको कहा जाता है, तो प्रसाद है। उनकी कहानियों में प्रेम और सौंदर्य की प्रमुखता है। अतीत के प्रति आसक्ति होने के कारण कुछ कहानियों में उनकी चेतना भी बद्ध है, जिसको कि मैं ऐतिहासिक संदर्भ बतलाया हुआ था, उसी के बारे में बात की जा रही है। बच्चन सिंह ने प्रसाद की कहानियों का मूल्यांकन करते हुए 3 भागों में बांटा हुआ है, प्रारंभिक, विकासात्मक और प्रौढ़। तो प्रसाद की प्रारंभिक कहानियां कौन कौन सी? प्रथम मंजिल सन 1911 से लेकर 1926। यानी कि प्रसाद कहानी लेखन में कोई नए नहीं है। जब कहानी लेखन की प्रथम कहानी की बात की जा रही है तभी से वो भी शामिल है। 1911 से 1926 तक उनका प्रारंभिक मंजिल प्रथम मंजिल है। द्वितीय मंजिल 1926 से 1933 और तृतीय मंजिल 1931 से 1936। संयोगवश आप देख रहे हैं कि 1936 प्रेमचंद का भी आखिरी दौर है और प्रसाद का भी आखिरी दौर है। कितना ये संयोग की बात है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम 1911 में इंदु में छपती है। प्रारंभिक काल में उनके 2 कहानी संग्रह छपे, छाया और प्रतिध्वनि। आप देख रहे हैं कि अनायास ही उन्होंने अपने कहानी संग्रह का नाम छाया नहीं रखा है, बल्कि वो दौर है, उस जमाने का दौर है। छाया की कहानियां प्रेम वृत्त पर आधारित है। उनमें कथा तत्व अत्यंत झीना है। उनमें प्राय प्रकृति के काव्य परक चित्रणों का समावेश किया गया। एक चीज आप देखेंगे कि जो छाया है वो प्रेम वृत्त पर आधारित है। कई बार आपने प्रेमी प्रेमिकाओं को देखा होगा, जब अभी उनमें परिचय नहीं हुआ रहता है, केवल पीछा होता रहता है, तो कटाक्ष किए जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी छाया दूसरी जगह। हम अपने दोस्त से बात करते हैं लेकिन उसकी छाया प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पड़ती है। अगर आप लोगों ने सही से कक्षाएं की होंगी और इस तरीके के जोड़ों को देखे होंगे तो जरूर इसका आप आभास कर लेंगे।
तो प्रेम वृत्त यानी छाया, मैं ऐसे ही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए इस कहानी संग्रह का नाम ये रखा गया होगा। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि भी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं छाया के अर्थ में है। जैसे कोई ऐसी ध्वनि है जो जाकर टकरा जा रही है फिर वापस आ जा रही है, छाया। प्रतिध्वनि में भावात्मकता और भी गहरी हो गई, भाव विकृति के साथ कुछ अतीतोन्मुखता और छायावादी रहस्योन्मुखता भी। ठीक है, तो कहीं न कहीं जयशंकर प्रसाद के ऊपर उनके जो युग का की प्रवृत्तियां हैं उसका भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। बच्चन सिंह इस बात को लिखते भी हैं कि छाया नाम छायावाद युग का भी द्योतक हो सकता है। उन्होंने हो सकता है का प्रयोग किया है कि जो छाया है वो कहीं न कहीं छायावाद का, क्योंकि छायावादी कवियों को आप देखेंगे कि वो अपने मन के अभिव्यक्ति को बहुत खुलकर नहीं बोलते हैं। ठीक है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस टाइप से। ठीक है, और एक है छोड़ दुर्मों के मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन। ये भी बातें आपने सुनी होंगी। तो ये सारी चीजें हैं। सन 1926 से 1933 के बीच उनके दो कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, आकाशदीप और आंधी। तो आकाशदीप यूजीसी नेट के सिलेबस में एक कहानी के तौर पर है, आपने पढ़ा भी होगा, और कहानी संग्रह भी है। आकाशदीप में संग्रहित अधिकांश कहानियां मानसिक अंतर्द्वंद की कहानियां हैं। उसमें प्रेम भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उस प्रेम में क्या है, मानसिक अंतर्द्वंद। प्रिय विद्यार्थियों, ये मानसिक अंतर्द्वंद क्या होता है? बहुत पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि एक तरफ आप पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रेम भी करना चाहते हैं। ये दोनों संभव नहीं है, या तो प्रेम करिए या तो पढ़ाई कीजिए। अगर ये दोनों लोग कोई कर रहा है तो वो केवल ऐसे फर्जी टाइप का है, मानसिक अंतर्द्वंद। कई बार तो प्रेम देश काल वातावरण के आधार पर सामने उभर कर आता है। मान लीजिए दो लोग प्रेम कर रहे हैं, उसमें एक लोगों को नौकरी मिल गई, एक लोगों को नहीं मिली, तो हो सकता है कि वो कहीं और चले जाए। ज्यादातर संख्या में यही देखने में आता है। या फिर दोनों को नौकरी मिल गई, दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पर मानसिक अंतर्द्वंद होता है, आप इस चीज को महसूस कीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूं वहां पर। ठीक है, प्रेम कई बार कुछ चीजों को देखकर भी किया जाता है। विकास के इस मंजिल पर कहानियों को कथानक मिल गया है, उसमें नाटकीयता भी समावेश हो गया है, नाटकीयता भी उसमें। ठीक है, क्योंकि नाटककार भी रहे प्रसाद जी। संवेदना की दृष्टि से इनमें आजीवन करुण अवसाद की अभिव्यक्ति भी हुई है। आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। मान लीजिए एक कथन पूछ लिया जाए कि किसका है, तो जो भी विद्यार्थी अभी तक देख रहे हैं तुरंत बता देंगे कि बच्चन सिंह का है। विषाती और सुमंद संतरण में कहानी के रूप में लिखे गए प्रगीत की पूर्णता है। विषाती भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो भी हमने ब्लैक बोल्ड किया हुआ है आप देखिए ध्यान से। आंधी में प्रसाद यथार्थवादी समस्याओं से टकराते हैं, इसी कारण ये कहानियां विफल भी हो गई। इंद्रजाल 1936 में उनकी तृतीय मंजिल की कहानियां सम्मिलित की गई। इसमें आंधी का गोंगुबार प्रसाद को प्रिय नहीं है, इसीलिए वे इंद्रजाल की ओर लौट आते हैं। इन कहानियों के फलक पर व्यक्ति मन की रहस्यमयी उलझनों को अधिक संयमित ढंग से आंकने का प्रयास किया गया है। इसीलिए इनमें भावों का बहाव उतना नहीं है जितना उनका विश्लेषण है। सालवती और गुंडा इस संग्रह की श्रेष्ठ कहानियां हैं, इस संग्रह की इंद्रजाल। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में आप रखिए, ये सारी चीजें हैं। सवाल पूछा जाता है कि सालवती किसकी कहानी, गुंडा कहानी को आप पहले ही ध्यान में रखें। प्रसाद की कहानियां अपने ढंग की अद्वितीय हैं, इसलिए उनके ढंग पर लिखी गई कहानियां समादृत नहीं हो सकी। मतलब आगे और लोग नहीं लिख पाए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि प्रसाद ही वैसा लिख सकते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में जीवन की जो विविधताएं दिखाई देती हैं वे प्रसाद की कहानियों में नहीं मिलेंगी, पर मनोजगत की गहराइयों में उनकी अद्भुत पैठ है। मनोविज्ञान जिस तरीके से प्रसाद की कहानी में, वैसा प्रेमचंद में थोड़ा कम है, लेकिन जीवन की गहराई प्रेमचंद की कहानियों में ज्यादा है। वह मनोजगत यथार्थ से दूर, कल्पना के निकट है, रम्य है, विस्मयवाह है, रहस्यात्मक है। प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों में घटनाओं का अतिरेक है, तो प्रसाद में भावों का। मुझे याद आता है कि जब मैं एमफिल का एंट्रेंस देने गया था तो वहां पर प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियों का तुलनात्मक विश्लेषण करना था। जो भी विद्यार्थी रिसर्च के टॉपिक को कमेंट करते हैं बार बार कि सर कुछ बताइए, इस लेक्चर के बहाने वो प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियों का किसी एक बिंदु को लेकर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर बताया भी जा रहा है। भावों को वहन करने के लिए उन्होंने काव्यमयी भाषा का प्रयोग किया है। अमूर्त भावों का अमूर्तन बिंबों प्रतीकों के साथ साथ लगता है
जगह जगह छायावादी काव्य की पंक्तियां रख दी गई। कहानियों में जहां का इन रूप चित्रण आया है वह अतिशय काव्यमय हो उठा है। वातावरण निर्माण की कला में भी वे बिजोड़ है। ये सब प्रसाद जी के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, उत्तर छायावाद युग, यानी कि अब यहाँ पर प्रेमचंद और प्रसाद दोनों का युग समाप्त होता है। अब नए कहानीकारों का जन्म होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अज्ञेय और यशपाल का नाम आ रहा है। पहले दौर में दो कहानीकारों का नाम विशेष रूप से उभरता है। इन दोनों में एक अज्ञेय है और दूसरा यशपाल। अज्ञेय मूलतः कवि हैं और उनका मुख्य दायित्व कला के प्रति है, पर कहानियों में सामाजिकता उपेक्षित नहीं है। अज्ञेय अपनी रचनाओं में भाषा और रूप के प्रति अत्यधिक सचेत हैं। यह सचेतता उनके कथा साहित्य में विशेष रूप से मिलती है। वे प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार नहीं है। अगर सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार नहीं है और अज्ञेय का नाम है, तो आप तुरंत बताइए कि अज्ञेय नहीं। अज्ञेय की कहानियों में वैयक्तिक संवेदना और मानसिकता को संश्लिष्ट रूप में से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने क्रांतिकारी जीवन, शरणार्थियों की समस्याओं पर भी कहानियां लिखी हैं, पर मध्य वर्गीय जीवन से संबद्ध कहानियां अधिक मार्मिक और कलात्मक बन पड़ी। जिस परिवेश से अज्ञेय जुड़े हुए थे उसी परिवेश से कहानी लिख रहे। मध्य वर्ग से उनका जुड़ाव था। आप उनके अगर जीवनी के बारे में पढ़ेंगे या फिर उनके माता पिता के बारे में जानेंगे या फिर वो कहाँ कहाँ रहे थे उनके बारे में जानेंगे, तो खुद आपको लगेगा कि मध्यवर्गीय जीवन से संबद्ध ही ये लेखन कार्य कर रहे हैं। कुछ कहानियां जैसे रोज, जिसको कि गैंग्रीन नाम से भी जाना जाता है, पाठ्यक्रम में भी शामिल है यूजीसी नेट के। रोज, पठार का धीरज, पुलिस की सीटी, जयदोल आदि प्रसिद्ध कहानियां हैं अज्ञेय की। अगले कहानीकार हैं जिनका नाम है इलाचंद्र जोशी, जो कि व्यक्ति मन के मनोविश्लेषण के कहानीकार हैं। इलाचंद जोशी, जिनको कि मनोविश्लेषणवादी कहानीकार के तौर पर जाना जाता है। इन्हीं के समय लिख रहे थे जैनेन्द्र, जिनको कि संवेदनात्मक विचार में कहानीकार के तौर पर बच्चन सिंह ने माना है। यशपाल विचारों में मार्क्सवादी, यशपाल जो थे विचारधारा के दृष्टिकोण से मार्क्सवादी थे। उनकी दृष्टि में साहित्य साधन है, साध्य नहीं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि साहित्य जो है वो साधन है या फिर साध्य है। इसी तरीके से अलंकार को लेकर सवाल पूछा जाता है कि अलंकार साधन या फिर साध्य। तो उनके लिए साहित्य क्या है? साधन है, न कि साध्य। मार्क्स का प्रभाव तो उन पर है, फ्रायड का भी कम नहीं है। मार्क्स और फ्रायड ये भी दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि हिंदी कहानियों को काफी प्रभावित किए। वह कहानियों को प्राय दृष्टांत के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए उनकी कहानियां बहुत कुछ पूर्व नियोजित होती हैं, यानी कि पहले से ही एक फॉर्मेट तैयार कर लिया जाता है कि इस टाइप की कहानी लिखना है। पर यशपाल को कहानी कहने की कला खूब मालूम है, अतः कहीं भी कथारस की कमी नहीं मिलेगी। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और तीखे व्यंग के कारण उनकी कहानियां जानदार हो गई हैं। पाठकों के ऋण संस्कारों पर प्रहार करते हुए वह उनका शॉक ट्रीटमेंट करते हैं। पाठकों को भी नहीं छोड़ते हैं, उनके बारे में भी कुछ कुछ लिख देते हैं यशपाल। अब उनकी कहानियां कौन कौन सी हैं? पराया सुख, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर, काफी महत्वपूर्ण कहानी। फूलों का कुर्ता, ज्ञान दान, चित्र का शीर्षक, यदि जितने भी हमने बोल्ड किए हुए हैं तभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मध्यवर्गीय जीवन की बहुत अच्छी कहानियां अश्क ने भी लिखी, उपेंद्र नाथ अश्क ने, जैसे डाची, कांगड़ा का तेली। ये उपेंद्र नाथ अश्क की कहानियां वो भी मध्यवर्गीय जीवन पर लिखते रहे। सवाल पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित कहानियां लिखने वाला कहानीकार नहीं है? तो उसमें आ जाएगा ये प्रसाद इत्यादि का नाम आ सकता है। ठीक है, पहले किसी का आ जाएगा। अन्य कहानीकारों में देखें तो विष्णु प्रभाकर, निर्गुण नाम से कोई कहानीकार ही है। भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय का नाम लिया जा सकता है। बिहार के एक कहानीकार हैं जिनका नाम है राधा कृष्ण, अपनी व्यंग्यात्मक कहानियों के लिए स्मरण किए जाएंगे। रामलीला अपने समय की चर्चित कहानी रही। रामलीला, वैसे तो हमने रामलीला बहुत सारी देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी, लेकिन राधा कृष्ण ने रामलीला नाम से कहानी लिखी। अब कहानियों के विकास में एक मोड़ आता है कि ग्रामांचल और शहरी, इन दोनों कहानियों में वो होने लगा, विवाद होने लगा। तो इन कहानियों की शुरुआत कैसे होती है उसको देखते हैं। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जिस तरह शासकों का ध्यान गांव की ओर गया, उसी प्रकार कुछ कहानी लेखकों ने भी गांव को विषय वस्तु के रूप में चुना। एक चीज आप ध्यान रखिए
जब पंचवर्षीय योजना लागू की गई तो उसमें सबसे पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि को केंद्र में रखा गया और तमाम योजनाएं लागू की गई। आज भी योजनाएं लागू की जाती हैं, आज भी गांव को केंद्र में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं लागू की जाती हैं और बहुत सारे कहानीकार लिख भी रहे हैं। तो आजादी के बाद जो यहाँ की सरकार थी, वहाँ उस समय तो नेहरू सरकार ही थी, उसका ध्यान गांव की तरफ गया। तो गांव की तरफ गया तो लेखक भी गांव की तरफ मुड़ गए। ठीक है, जा तो रहे थे शहर बसने के लिए, लेकिन उनकी जो यादें थी वो गांव में थी। इनमें शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे और फरेश्वरनाथ रेणु प्रमुख हैं। इनके गांव प्रेमचंद के गांव से भिन्न है। प्रेमचंद के गांव स्वाधीनता आंदोलन के पहले के थे और इन लोगों के गांव स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के थे और उस समय सरकार का ध्यान खुद गांव की तरफ था। तो शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे और फरेश्वरनाथ रेणु, इन तीनों का नाम आता है। इन तीनों को कई आलोचक आंचलिक कथाकार के तौर पर मानते हैं, लेकिन ये लोग खुद नहीं मानते हैं। आप प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मार्कंडे पर अपना लघु शोध जमा किया हुआ था, इन पर काम किया था। इन्होंने एक आलोचनात्मक किताब लिखी थी, कहानी की बात। ठीक है, ये आलोचनात्मक किताब है। कहा जाता है कि कहानी नई कहानी जो नामवर सिंह ने लिखा, वो मार्कंडे से प्रेरित होकर लिखा, लेकिन उनको समर्पित नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मार्कंडे को नामवर सिंह बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। जब तक वो रहे मार्कंडे के बारे में बहुत पॉजिटिव नहीं रखे। मार्कंडे बहुत ही साफ साफ बोलने वाले व्यक्ति थे, इसलिए साफ बोलने वाले व्यक्तियों को लोग नहीं पसंद करते हैं। लल्लू चप्पू बात करने वाले लोगों को लोग बोलते हैं कि बहुत ही समझदार है। मैं कहीं पढ़ रहा था, आप लोग भी उसको पढ़ रहे थे, कि जितने ठग होते हैं, चोर होते हैं या फिर स्वार्थी लोग होते हैं, वो बहुत ही मीठी बातें करते हैं, क्रोध बिल्कुल नहीं करते। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, जो चोर होते हैं, जो कि कुछ एक व्यवसाय भी कर लेते हैं, मोबाइल चार्जर वार्जर बेचते हैं, उनसे आप सावधान रहिए। कई बार घटनाएं होती हैं, चुरा लेते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। लगता है कि वो इंटरव्यू में जाएंगे तो एक्सपर्ट ही डर के मारे उनका आत्मविश्वास खो जाएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो मार्कंडे जी थे, इन्होंने लगभग 8 कहानी संग्रह इनके हैं। ठीक है, 100 से ऊपर कहानियां हैं। विस्तार से मैं कभी और बातचीत करूंगा, इन पर तो मेरा काम ही है। लेकिन इन सभी तीनों के जो गांव है प्रेमचंद के गांव से अलग। प्रेमचंद की कहानियों पर स्वतंत्रता संग्राम और गांधीवादी मूल्यों का प्रभाव रहा। कैसे अंतर है कि जो प्रेमचंद के समय गांव थे, उसमें एक तो स्वाधीनता आंदोलन की चेतना थी और गांधीवादी मूल्यों का प्रभाव था। किंतु इन कहानीकारों की प्रारंभिक कहानियों में गांव की मिट्टी की महक और लोगों के जीवन के चित्र खींचे गए हैं, जो मूलतः रोमांटिक, थोड़ा सा अलग विचारधारा पर। विचारधारा भी है तो थोड़ी सी प्रगतिशीलता वाली विचारधारा। उदाहरण कुछ दिए गए यहाँ पर कि शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ इस ढंग की पहली कहानी है। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के बाद जो ग्रामांचल परिवेश पर आधारित कहानी लिखी जा रही थी, उसमें दादी माँ नाम की कहानी है। और आपने आलोचनात्मक किताबें पढ़ी होंगी तो नई कहानी के क्रम में भी इसको शामिल किया जाता है। इसी तरीके से मार्कंडे के गुलरा के बाबा का जीवन बहुत कुछ रोमानी होकर भी अद्भुत है। गुलरा के बाबा कहानी काफी फेमस रही है, पाठ्यक्रमों में भी लगी पाई जाती है। खासतौर से एक है हंसा जाए अकेला, वो कहानी और इससे बेहतर है। शिव प्रसाद सिंह परिवार के भीतर बैठकर अंतरवैयक्तिक संबंधों को विश्लेषित करते हैं। संबंधों के बीच दीवारें खड़ी हो गई हैं, जैसे आपने कहानी पढ़ा होगा कर्मनाशा की हार। वह इन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। जहां दीवारें टूटती हैं वहां कहानी आदर्शवादी हो जाती है, और जहां नहीं टूटती हैं वहां कहानी नए यथार्थ को रेखांकित करती है। वो यथार्थ जो प्रेमचंद के समय में था वो नहीं है, बल्कि आजादी के बाद एक यथार्थ में भी परिवर्तन होता है। लोग नए यथार्थ की तरफ जाते हैं, हर एरिया में नए नए की बात करते हैं। शिव प्रसाद सिंह की कहानियों के बारे में बात करें तो आर पार की माला, नन्हो, मुर्दा सराय, बिंदा महाराज इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। अगर मार्कंडे के बारे में बात करें तो मार्कंडे मार्क्सवादी विचारधारा के कहानीकार हैं। शहरों की तरह गांव में भी वर्ग संघर्ष करवट ले रहा था। इस तरह के संघर्ष को उन्होंने कलात्मक दृष्टिकोण से देखा, परखा और उसे दिशा देने का प्रयास किया। नई वास्तविकता को ग्रहण करने का प्रयास मार्कंडे ने अपनी कहानियों में किया हुआ है। मार्कंडे पर बहुत सारे सेमिनार इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। हालांकि हमें अभी उस मंच के अनुकूल नहीं माना जाता है, लगता है कि अभी बोलने लायक नहीं है, लेकिन मार्कंडे पर काफी अच्छा काम हमने किया है। और जेएनयू में पहली बार मार्कंडे पर किसी ने काम किया, इसके बाद धीरे धीरे कुछ और शोधार्थियों ने किया हुआ है। तो अच्छा काम है, इस पर हमारी पुस्तक भी है, लेकिन उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, आगे कभी बात करेंगे।
मार्कंडे के पास गांव के खेतों, खलिहानों और मेड़ों पर उगने वाले मुहावरे। मार्कंडे की जब कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो गांव आज जो लुप्त हो चुका है वो वहां पर दिखाई पड़ता है। इनका प्रयोग उन्होंने प्रेमचंद की परंपरा में आने वाले कहानीकार सिद्ध करता है। ये जो प्रयोग करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रेमचंद की परंपरा से जुड़े, यानी कि प्रेमचंद की परंपरा धीरे 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 लोगों को लग रहा था कि छीण हो रही है, पतली होती जा रही थी, लेकिन उसको आकर जीवंत किया मार्कंडे ने। और इन पर काम करने का एक उद्देश्य यही था कि फिर से ग्रामीण परिवेश पर आधारित लिखने वाले कहानीकारों को जीवित किया जाए। कल्याण मन में इस संघर्ष को रचनात्मक स्तर पर चित्रित किया गया है, पूरी मानवीय संवेदना के साथ। महुए का पेड़, हंसा जाए अकेला, पान फूल आदि उनकी चर्चित कहानियां हैं। यानी कि मार्कंडे की चर्चित कहानियों में जो भी हमने बोल्ड किया हुआ है उसको देख लीजिए, चर्चित कहानियां पूछी जा सकती हैं। ग्रामांचल की तह में घुसकर उसके शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श को समग्रता में चित्रित करने वाले अकेले और अद्वितीय कथाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। सबके यहाँ पर बिग बॉस के रूप में अगर देखा जाए तो फणीश्वर नाथ रेणु है। उन्हें प्रेमचंद का सच्चा उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। कम्युनिटी सेक्शन में हमने एक सवाल पूछा था कि ये किसने इस बात को कही है, या फिर प्रेमचंद का सच्चा उत्तराधिकारी किसको माना जाता है, तो इसका सही जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु। इसलिए कम्युनिटी सेक्शन को भी आप देखते रहिए और इससे अनुमान लगा लीजिए कि हमारे सर कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं और हमारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु पर चर्चा करते हुए बच्चन सिंह लिखते हैं, अपनी समृद्ध कहानियों के बावजूद उन्हें उपेक्षित रखा गया। कई बार क्या होता है कि जो सेंटर पॉइंट में नहीं होता है उसको लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा। जैसे सेंटर पॉइंट का मतलब कोई बनारस है, कोई इलाहाबाद है, कोई नई दिल्ली है, ठीक है, कोई हैदराबाद है, ठीक है, सबका अपना एरिया बटा हुआ है। आपने इस चीज को महसूस किया होगा, ड्यू की राजनीति को लेकर, बीएचयू की राजनीति को लेकर, इलाहाबाद की राजनीति को लेकर, वो जैसे यहाँ पर आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है तो लोगों को लगेगा कि वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है तो यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, लेकिन ये बात गलत है। चीजों को समझिए। यूट्यूब पर आने का हमारा क्या उद्देश्य है? पैसा कमाना बिल्कुल उद्देश्य नहीं रहा। विद्यार्थी हमारे पूछते हैं कि सर आपकी जो पुस्तक आ रही है वो कितने की है? वो ज्यादा रुपए की नहीं है, इस पे आपको डिस्काउंट भी है, ठीक है। जो मैं मोटे तौर पर गिना वो 300 के आसपास में है, ठीक है ना। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्योंकि मैं इस एरिया में अभी नया हूँ और लेखक प्रकाशक को मेरे ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमने विश्वास उनमें रखा कि भाई करिए इसको, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो छोटी जगहों पर इसीलिए उपेक्षित की बात आई तो दर्द सामने आ जाता है। इस चीज को आप महसूस कीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो कॉलेजों में रह जाते हैं, इंटर कॉलेजों में रह जाते हैं, स्कूलों में रह जाते हैं। जो टीटीएम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो उस चम्मच का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को वर्तमान समय में कवि, आलोचक, सुपरिचित आलोचक, वरिष्ठ आलोचक अपना मानते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने एक तीसरी परंपरा की खोज की है। प्रिय विद्यार्थियों, अनुराज हिंदी एकेडमी तीसरी परंपरा की खोज है। हम यहाँ पर एक नए आत्मविश्वासी विद्यार्थियों को कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। अन्य चैनलों जैसा नहीं है कि हमारा नोट्स ले लीजिए नहीं तो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ पर बुक है, आपको लेना ही लेना है, बस मैं इतना जानता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे हैं? खांसते खांसते न जाने मेरी खांसी भी रुक गई है और लग रहा है कि आप लोग जो भी मन्नत किए हैं उसका असर पड़ रहा है। प्रेमचंद की कहानियों में किसानी लय है तो रेणु की कहानियों में पूर्णिया और मिथिला के ग्राम गीतों के छंद और ध्वनि है। वह हर पेड़ पौधा फूल को जानते पहचानते हैं, उसकी खूबसूरत खुशबू से परिचित है, पक्षियों के रंग और आवाज को अलगा सकते हैं। ये होता है। आपसे मैं अगर जुड़ा हूं, फिर अपने को जोड़ रहा हूं आखिरी बार, हमें मालूम है कि किस विद्यार्थी को किस तरीके से पढ़ाना है। हम आपकी हर खुशबू से परिचित हैं, हम आपके हर रंग आवाज से परिचित। एक अच्छे शिक्षक की एक खास निशानी होती है। प्रेमचंद में आप देखें तो किसानी लय है, लेकिन रेणु की कहानियों में भी विविधता है। वो भी खास पूर्णिया और मिथिला का जो इलाका है, बिहार का जो पूर्वी हिस्सा आप देखेंगे, उस साइड में पूर्वी उत्तरी हिस्सा, वहां का जो भी पेड़ पौधा है। और प्रेमचंद रेणु ने महिला आंचल की भूमिका में लिखा भी, आपको भूमिका याद भी आ गई होगी। यूजीसी नेट की तैयारी कराते समय हमने हिंदी उपन्यासों की सभी भूमिकाएं जितनी लगी हुई हैं उस पर चर्चा की है। आप लोग देखिए, आप ये मत खोजिए कि सर आपका थंबनेल नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करें क्या करें, ऐसा मत। आप एक बार जाकर देखिए, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है।
आते हैं, बात करते हैं प्रेमचंद रेणु ने जो एक कहानी लिखी तीसरी कसम, इसमें भोला ग्रामीण मूल्य एक झटके में टूट जाता है। रोमांटिक कहानी एंटी रोमांटिक हो जाती है, जिसमें हीरामन, आपने देखा हीराबाई का जो प्रेम है, हीरामन ग्रामीण परिवेश का एक व्यक्ति है जो हीराबाई के डांस करते समय जो लोग उस पे कटाक्ष करते हैं, कमेंट करते हैं, उसको नहीं बर्दाश्त कर पाता है। वो प्रेम करता है लेकिन प्रेम को अभिव्यक्त नहीं करता है, जिम्मेदारी को निभाते जाता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ट्रेजिडी कहा जाता है कि तीसरी कसम पर फिल्म भी बनी, और शुरुआत में तीसरी कसम को लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज ये कालजयी फिल्मों में से एक है। लाल पान की बेगम यूजीसी नेट के सिलेबस में है, रस प्रिया, ठुमरी आदि पर पाठक मुग्ध है। यानी कि बाद में जैसे ही मैला आंचल आता है मार्केट में और रेणु फेमस हो जाते हैं, इसके बाद तमाम उनकी कहानियां पाठकों तक पहुंचने लगती हैं। विद्यासागर नौटियाल, अगर ग्रामांचल की बात करें तो विद्यासागर नौटियाल का भी नाम आता है, खासतौर से वो विद्यार्थी जो उत्तराखंड से जुड़े होंगे उनके लिए ये भगवान की तरह है। विद्यासागर नौटियाल की कहानियां कुमायूं गढ़वाल के ग्रामांचल और लोक कथाओं पर आधारित है। तो विजय दान देथा की कहानियां राजस्थानी ग्रामांचलों पर है। विजय दान देथा राजस्थानी के लिए, विद्यासागर नौटियाल कुमायूं गढ़वाल के लिए काफी फेमस है। इसी तरीके से उड़ीसा में आप चले जाएंगे तो बहुत सारे रचनाकार हैं। हर जगह ग्रामीण परिवेश को उद्धृत करने वाले रचनाकार आपको मिल जाएंगे। ये तो रही ग्रामीण परिवेश पर आधारित कहानियां लिखने वालों की कथा। अब हम बात करते हैं, कहानी में एक नया मोड़ आता है जिसको कहा जाता है नई कहानी। यानी कि हमें आजादी मिल गई है, कहानी के विविध रूप और विषय वस्तु तैयार कर लिए गए हैं, उसमें नई कहानी के बाद आप देखेंगे कि हर 5-5 साल पर कहानी आंदोलन चले, उन पर हमने अलग से बात की हुई है, जाकर वीडियो आप देख सकते हैं कहानी आंदोलन करके। यहाँ पर सिर्फ हम नई कहानी के बारे में बात करेंगे। सन 1955 से 1960 तक प्रकाशित कहानियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कहानियों का एक नया दौर शुरू हो गया। सन 1954 में कहानी पत्रिका का पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ। नई कहानी के विकास में इसकी मुख्य भूमिका रही। यानी कहानी पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त या उस समय चले, उस समय नई कविता नाम से भी पत्रिका निकल रही थी। तो कहानी पत्रिका निकली 1954 में, और देखेंगे कि 1954 से लेकर 1960 यानी जो लगभग 4 साल का दौर रहा है, या 5 साल का रख सकते हैं, अब वो नया दौर माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त कहानी पत्रिका के अतिरिक्त संकेत नाम की पत्रिका और हंस पत्रिका ने भी नए कहानीकारों की कहानियां प्रकाशित की। एक चीज आप देखेंगे कि कई बार प्रकाशक पत्रिकाएं नए लोगों को मौका देते हैं। जैसे तार सप्तक जब आज्ञे ने संपादित किया तो उसमें नए लोगों को शामिल किया। उसी तरीके से पत्र पत्रिकाएं अलग अलग निकलने लगी तो नए लोगों को मौका मिलने लगा, जिनके अंदर कहानी लिखने की क्षमता थी, लिखना चाहते थे। आजकल आप देखेंगे बड़े बड़े प्रकाशन है, जैसे राजकमल है, वाणी है, वो कुछ जो फेमस हो चुके रहते हैं उन्हीं लोगों का वो प्रकाशन करते हैं, या फिर जिनका अप्रोच होता है। हमारे जैसे अभी नव लेखकों को मौका नहीं देते, उनको लगता है कि फालतू में बर्बाद करेंगे अपने को, लेकिन नहीं, समय सबका आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नए लोगों को जल्दी मौका नहीं मिलता। कहने का मतलब यही। रागे राघव की गदर, अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी, कमलेश्वर की राजा निर्मसिया, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, जानवर और जानवर, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है, निर्मल वर्मा की परिंदे लवर्स, शेखर जोशी की दाजीव, बदबू और कोसी का घटवार, मन्नू भंडारी की यही सच है, उषा प्रेमदा की वापसी, हरिशंकर परसाई की भोलाराम का जीव, धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो आदि इसी समय की प्रकाशित कहानियां। अब ये कहानियां हमने एक सांस में तो पढ़ ली, लेकिन आपको आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वन लाइनर और सुमेलित दोनों ही हिसाब से देखना है। ठीक है, अगर एक में आ जाए तो भी आप बता दें कि फला फला की कहानी है, और अगर सुमेलित करने के लिए आ जाए तो भी आप बता सकते। सवाल आएगा इधर ही से आएगा, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1956 में प्रकाशित अपने एक लेख में नामवर सिंह ने नई कविता के वजन पर नई कहानी कहने का संकेत दिया। नामवर सिंह जो कि आगे चलकर कहानी नई कहानी नाम से कहानी आलोचना लिखी, पुस्तक लिखी, उसका उन्होंने संकेत दे दिया था 1956 में एक अपने लेख में कि जरूरत है कि जिस तरीके से कविता के नए प्रतिमान या फिर नई कविता के प्रतिमान नाम से हिंदी कविता आलोचना में किताबें आ रही हैं, वैसे ही जरूरत है नई कहानी या फिर कहानी आलोचना को ध्यान में रखते हुए एक पुस्तक की। उस समय तक कहानी आलोचना को ध्यान में रखते हुए कोई पुस्तक नहीं लिखी गई थी।
मार्कंडे का प्रसंग हमने आपको बतलाया था। कहा जाता है कि एक बार इलाहाबाद में नामवर सिंह गए थे मार्कंडे के कमरे पर और वहीं पर बातचीत होने लगी। तो मार्कंडे ने नामवर सिंह को एक चुनौती दी कि अगर आप कहानी के आलोचक अपने को मानते हैं तो कहानी पर एक आलोचना पुस्तक लिखिए, आप कविता के आलोचक हैं। और उनको एक कमरे में बंद कर दिया, बोला कि जब तक कुछ लिखेंगे नहीं तब तक मैं दरवाजा खोलूंगा नहीं। और उन्होंने 2-4 पेज उसमें लिखा। तो कहा कि ठीक है, अब अगली बार जब मिलूंगा तो आपको सीधे किताब लेकर ही मिलूंगा। ये उस जमाने के साहित्यकार थे। ये नहीं है कि खाली फेसबुक पे अपना लगा रहे हैं, इसमें मैं भी अपने को जोड़ ले रहा हूं, अलग नहीं मैं कर रहा हूं। हालांकि हमारा कम है अपेक्षाकृत, आप देखेंगे खासतौर से बीएचयू में तो एकदम से गुटबाजी का दौर चल रहा है, एकदम से अति हो गई जिसको कहा जाए। अगर विषय वस्तु, रूपबंध, भाषा और दृष्टिकोण में ये कहानियां पूर्ववर्ती कहानियों से भिन्न है, ये प्रयोग धर्मी है, इनमें प्रामाणिक अनुभूति, इनका विन्यास अपने आप से नियंत्रित है। ठीक है, नई कहानी विषय वस्तु के दृष्टिकोण से, शैली के दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से और विचारधारा के दृष्टिकोण से अपने पूर्ववर्ती कहानियों से क्या है, अलग है, भिन्न है। आप कहानीकारों ने प्रयोग किया है और जोर दिया है प्रामाणिक अनुभूति। जैसे कुछ चीजों का हम उल्लेख करते हैं आपके सामने अपने विद्यार्थी जीवन का, तो आपको बोर नहीं होना है, उस सच्चाई को भी आपको देखना है, समझना है कि नहीं हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन आगे करा तो और भी कंकड़ीला है, पथरीला है, आसान नहीं है। उपरोक्त लेखकों को सुविधा की दृष्टि से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में रांगे राघव, अमरकांत, भीष्म साहनी, शेखर जोशी और हरिशंकर परसाई। तो दूसरे वर्ग में कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती। आप देख रहे हैं महिला लेखिकाओं का भी इसमें प्रवेश हो रहा है। निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा की गणना की जाएगी। पहला वर्ग क्या है, प्रगतिशील चिंतन धारा से संबद्ध है। तो दूसरा वर्ग है आधुनिकता। ये परंपरा और आधुनिकता, हमने एक लेख का उल्लेख किया था जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, परंपरा और आधुनिकता। काफी अच्छा लेख है, उसको जरूर पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार परंपरा क्या है, आधुनिकता क्या है। कविता में भी इस पर चर्चा की गई, कहानी में भी की जाती रही। और यहाँ पर 2 धाराएं बांट दी गई। एक है प्रगतिशील चिंतन धारा, प्रगतिवाद नहीं लिखा गया है, ध्यान रखिए, प्रगतिशील है। प्रगतिशील कबीर हो सकते हैं, प्रगतिवादी नहीं हो सकते, ये अंतर जरूर ध्यान रखिए। पहले वर्ग के लोगों को सीधे प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ा जा सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि परंपरा परिस्थितियों के अनुसार एक सीमा तक बदल जाती है। बच्चन सिंह ने इसका जिक्र किया कि परंपरा स्थिर नहीं रहती है, उसमें परिवर्तनशील होती है। अमरकांत की ही कहानियों को लें जिनमें प्रेमचंद के गांव मिलेंगे जो पहले से अधिक गरीब और विपन्न हो गए हैं। मध्य वर्ग की कमजोरियां एक दूसरे स्तर पर दिखाई देंगी। अमरकांत की भी कहानियां काफी फेमस रही हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अधिकांश मध्य वर्ग के अशिक्षित होने के कारण डिप्टी कलेक्टर ही एक सपना थी। दोपहर का भोजन की गरीबी में प्रेमचंद की भावुकता तो नहीं है, पर इकहरापन अधिक है। दोपहर का भोजन, ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। जिंदगी और जो कफन की छाया को लिए हुए भी उनसे भिन्न है। आप देख रहे हैं अमरकांत की कहानियों का विश्लेषण किस तरीके से बच्चन सिंह कर रहे हैं। भीष्म साहनी की चीफ की दावत स्वतंत्र भारत की औपनिवेशिक प्रवृत्ति का अवशिष्ट है जो आज भी खत्म नहीं हो रहा। कैसे पुराने लोगों की उपेक्षा की जा रही है, नए लोग उत्साह में हैं, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन पुराने लोग उपेक्षित हैं। कई जगहों पर अभी भी पुराने लोगों का, वृद्धों का सम्मान किया जाता है, इज्जत की जाती है और करना भी चाहिए। तो चीफ की दावत में भीष्म साहनी ने बड़े ही नए तरीके से अनुभूति की प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए लिखा। इसी तरीके से एक कहानी और एक पिता, ठीक है। इन कहानीकारों में सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ गैर रोमांटिक कहानीकार शेखर जोशी। शेखर ने ग्राम्य कहानियों की परंपरा का मुंह उद्योग धंधों में लगे कामगारों की ओर मोड़ दिया। वे परिस्थिति को इसकी जटिलता में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वह कहानी में बदल जाती है। थोड़ा सा ग्राम्य कहानियों की परंपरा को दूसरे तरफ मोड़ा कि जो मजदूर हो गए हैं वो उनकी क्या स्थिति है। लेखक की विशेषता इस तथ्य में निहित है कि उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण कहानी के विन्यास में ही घुला रहता है, उसे अलग से निचोड़ा नहीं जा सकता। नई कहानी आंदोलन को तेज करने वालों में कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया अपने दोहरे कथानक के लिए विशेष रूप में दृष्टव्य है। राजा निर्वंशिया आप देखेंगे कि यूपीएससी इत्यादि के सिलेबस में भी इसको शायद पढ़ना है। प्रारंभिक कहानियों में कमलेश्वर अद्भुत जिजीविषा लेकर आए, इसके प्रमाण में देवा की मां देखी जा सकती है। ठीक है, तो कमलेश्वर की कुछ ऐसी कहानियां हैं जो वन लाइनर किताबों में दब जाती हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इस
लेक्चर को यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ रहा है। जितने भी बोल्ड कहानी हमने लिखा है बोल्ड अक्षरों में, उनको आप जरूर ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रखिए। राकेश की आर्द्रा से इसकी संवेदना तीव्रतर है। नीली झील में एक काव्य दृष्टि है जो मानव संवेदना को उसकी विस्मृति में समेट लेती है। आर्द्रा मोहन राकेश की, नीली झील राकेश की। उनकी महानगरीय बोध की कहानियां प्राणवत्ता में क्षीण है और वे अक्सर इकहरी हो जाती हैं। ये वही मोहन राकेश हैं जिनका आप नाटक पढ़े होंगे आषाढ़ का एक दिन, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, सर्जन सत्ता और राज्य संरक्षण, ये सारी चीजें हैं, तो ध्यान में रखिए। मोहन राकेश की कहानियां त्रासद तनाव की कहानियां हैं, यानी इसमें ट्रेजेडी आपको दिखाई देगी, इसमें तनाव दिखाई देगा, जो कि नई कहानी की खास विशेषता के तौर पर आप देखते हैं। आज इसमें अस्तित्ववादी दर्शन का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनका सारा साहित्य तनाव और अंतर्द्वंदों से भरा पड़ा है। उनके पात्र प्राय ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जो उन्हें टूटने की हद तक छोड़ जाते हैं। मलबे का मालिक अगर उदाहरण के तौर पर लें तो यह कहानी भारत विभाजन से उत्पन्न परिस्थितियों पर आधारित है। मलबा उन्माद और वहशीपन का प्रतीक है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप खूब तैयारी कर गए और परीक्षा हॉल में गए और सवाल एक आ गया कि मलबे का मालिक कहानी भारत विभाजन पर आधारित है, इसमें मलबा किस चीज का प्रतीक है, तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, आप वहां परेशान होने लगेंगे। तो ये है यहाँ पर जुड़ने का एक प्रमुख कारण। आप ध्यान में रखिए, इसको हमने कैसे बोल्ड किया हुआ। इसका मतलब है कि नोट्स बनाते समय, इस मैटर को तैयार करते समय हमने 2-3 बार पढ़ा, इसको देखा। एक और जिंदगी में मनुष्य न छूटी हुई जिंदगी को छोड़ पाता है और न चुनी हुई जिंदगी को अपना पाता है। यह तत्कालीन पढ़े लिखे मध्यवर्गीय समाज की सच्चाई है और स्वयं राकेश की। ऐसा लगता है कि जो कहानीकार है वो खुद अपनी ही कहानी लिख रहा है। कई बार तो लोग पात्रों का नाम बदलते हुए अपनी जीवन की ही कहानी लिखते हैं और पता नहीं चलता है, और अंत में बता देते हैं ये मेरी ही कहानी थी। जिस प्रामाणिक अनुभव और भोगा हुआ यथार्थ की चर्चा प्राय की जाती है, उनमें सबसे अधिक राकेश की कहानियों में ही देखा जा सकता है। नई कहानी की एक खास प्रवृत्ति है प्रामाणिक अनुभव और भोगा हुआ यथार्थ। राजेंद्र यादव की कहानियों में वैयक्तिकता से सामाजिकता 20 पड़ती। एक चीज ध्यान में रखिए, इसीलिए वहां पर द्वंद की घनीभूतता नहीं दिखाई पड़ती। कहीं कहीं यह द्वंद आरोपित लगता है और कहानियां कंफ्यूज हो जाती हैं। जैसे जहां लक्ष्मी कैद है, कहानी लिखने की अपेक्षा यादव उपन्यास ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं और लिखा भी है। तो देखिए यहाँ पर बच्चन सिंह ने सीधे सीधे राजेंद्र यादव को नकार दिया कि वो कहानीकार के तौर पर स्वीकार किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप उपन्यास ही लिखिए, अच्छा लिख रहे हैं। टूटना उनकी अच्छी कहानी है, यद्यपि टूटना उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। क्या कटाक्ष यहाँ पर बच्चन सिंह यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 2-3 आलोचक रहे हैं, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, बच्चन सिंह और जो भी समकालीन रहे, आपस में बड़ा इनमें टसल हुआ करती थी। आप यूट्यूब पर कई इंटरव्यूओं में आपने देखा भी होगा कि नामवर सिंह और जो राजेंद्र यादव संयोग से, आपका शिक्षक इन दोनों महान विभूतियों को सजीव रूप से देखा है, सुना है। और राजेंद्र यादव तो अपने समय में अपने को डॉन टाइप का मानते थे, नामवर सिंह भी उनको साहित्य में सम्मान देते थे। आप परिवेश को देखिए, किस परिवेश से उठकर साहित्य में उन लोगों ने अपनी जगह बनाने की कोशिश की। इंटरव्यू इत्यादि आप देखेंगे, बहुत सारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। निर्मल वर्मा प्रयोगवादी कहानीकार हैं, इसलिए रूपवादी भी। निर्मल वर्मा का नामवर सिंह से काफी अच्छा संबंध था, इसीलिए आप देखेंगे कि परिंदे कहानी को हिंदी की नई कहानी में पहली कहानी माना गया। निर्मल वर्मा से काफी प्रभावित थे। और आप जानेंगे कि जब नामवर सिंह ने छायावाद नामक पुस्तक लिखी या फिर आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां लिखी, उनकी आलोचना पर रूपवादी होने का आरोप लगाया जाता है। यही सब कारण है कुछ कुछ, ठीक है। इस अर्थ में वह अज्ञेय की परंपरा में पढ़ते हैं। कौन? निर्मल वर्मा। फर्क यह है कि अज्ञेय कवि हैं, अतः अपनी कहानियां कविता से बचा रखते हैं, किंतु निर्मल कवि नहीं है। इस कमी की पूर्ति वे कहानियों पर कविता के प्रक्षेपण से करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे परिंदे कहानी पढ़ेंगे तो कई जगहों पर लगेगा कि निर्मल वर्मा कहानी नहीं लिख रहे हैं बल्कि कोई काव्यात्मक चीज लिख रहे हैं। इसको लेकर हमारे मशहूर प्रोफेसर डॉक्टर वीर भारत तलवार ने अपनी एक पुस्तक सामना में बड़े ही विस्तार से इस पर चर्चा की हुई। सामना नामक पुस्तक आप जरूर पढ़िएगा। जेएनयू के प्रोफेसर उतना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, तो उनकी किताबें दूर तक नहीं जाती हैं जितना बीएचयू वाले करते हैं। बीएचयू के सभी टीचर्स वैसे नहीं है, 2-3 को छोड़कर। अज्ञेय की कहानियों में रहस्यवाद नहीं है, कविता में। निर्मल की कहानियां रहस्यवाद से भरी पड़ी है। एक चीज आप ध्यान में आ रखिए कि अज्ञेय की कहानियों में रहस्यवाद नहीं है, कविता में है।
निर्मल की कहानियां रहस्यवाद से भी भरी पड़ी हैं। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि अज्ञेय के प्रयोग में वैविध्य मिलेगा। वे हिंदी के कृति कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हों या न हो। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कृति का मतलब क्या होता है, मतलब निर्माण करने वाला, रचने वाला। वो अज्ञेय आप जानते हैं कि कितनी विधाओं में काम किए हैं, बहुत सारी विधाओं में। निर्मल की कहानियां टिकाऊ नहीं है, उबाऊ जरूर है। आप निर्मल की कहानियों को पढ़ेंगे तो सामान्य पाठक नहीं पढ़ेगा, उसको छोड़ देगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर काम जेएनयू में हुआ है तो वो निर्मल पर हुआ, बहुत लोगों ने किया है। कारण ये था कि नामवर सिंह उनको पसंद करते थे और ढेर सारे लोग जितने भी शोधार्थी थे किसी तरीके से चाहते थे कि टॉपिक पास हो जाए और अपना काम करें। उनके दृष्टि में प्रेमचंद अपनी कथा का रूप विधान विक्टोरियन इंग्लैंड से लेते हैं। उन्हें अपने साहित्य में भारतीयता के अभाव की गहरी चिंता है। इसके ठीक विपरीत उनके कथा साहित्य का कथ्य और रूप दोनों विदेशी हैं। बोरखेस, लॉरेंस, नोबुको, हेमिंग्वे आदि से भरपूर प्रभावित है। कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं यूरोप की बात की जा रही है, यहाँ से जुड़ेगा ही नहीं, आप उबा होंगे, बार बार आप उबासी लेंगे और बोतल का पानी पिएंगे। एक कहानी है जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है, लंदन की एक रात। ध्यान रखिए कहानी है, लंदन की एक रात में नस्लवाद को प्रभावशाली ढंग से उभारा जा सकता है, पर उस पर उनकी शैली की धुंध और अमूर्तन का कुहासा छाया हुआ है। उनकी भाषा के जादुई प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा न होता तो हिंदी भाषा में लिखी गई विदेशी कहानियां हिंदी की कैसी मानी जाती। सच तो यह है कि निर्मल में शैली की चमक या दीप्तिमत्ता तो है, पर वस्तु की अर्थवत्ता या अर्थ गौरव नहीं। ब्रिलियंस विदाउट सिग्निफिकेंस। ठीक है, वस्तु की अर्थवत्ता या अर्थ गौरव नहीं। तो बच्चन सिंह तो आप देख रहे हैं निर्मल की आलोचना यहाँ पर किए हुए हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने संपूर्ण हिंदी कहानी के विकास को समझ लिया है। उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर बोरियत महसूस नहीं कराया होगा, उबायू नहीं रहा होगा, आपका इसमें मन लगा होगा और कई ऐसी जानकारियां आपको हासिल हुई होंगी जो कि लगा होगा कि हाँ, एक एकेडमिक अप्रोच से भी इनको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जो भी परीक्षोपयोगी चीजें थी हमने उनको एक एक करके आप सभी को बताने का प्रयास किया है। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।